हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और हम स्टार्ट करते हैं नई टॉपिक विविध जो हम करने वाले थे स्टील्थ प्रौद्योगिकी। फर्स्ट टॉपिक है स्टील्थ वायुयान और स्टील्थ जहाज का विकास स्टील्थ प्रविधि पर आधारित है। यह तकनीक सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीक के द्वारा वायुयान, जहाज, पनडुब्बियों, मिसाइल और उपग्रहों को रडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच में अदृश्य बनाया जाता है। इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया। हॉर्टन हो 229 को प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टील्थ वायुयान में F1117 नाइट वॉक, द V2 स्पिरिट, द F22 रैप्टर और F35 लाइटनिंग 2 शामिल है। नोट: रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूरी पर है। अगला है मानव रहित वायुयान, ड्रोन। ये ऐसे वायुयान होते हैं जिन्हें जमीन से नियंत्रित किया जाता है या जो पूर्ण नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वायत्त रूप से चालित होते हैं। ड्रोन मुख्य रूप से दो वर्गों में होते हैं। एक वो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है और दूसरे वे जो मिसाइल एवं बम से सुसज्जित होते हैं। ये सैन्य वायुयान से काफ़ी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं तथा पायलट कर्मी को कोई खतरा नहीं होता। ड्रोन से संचालन में एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है, दूसरा कैमरे एवं संवेदकों का संचालन एवं निगरानी करता है और तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिकों कार्मिकों के साथ संपर्क में बना रहता है। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया, लेकिन इनके इस्तेमाल में आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुई। नोट: ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं, विशेष रूप से वॉच कीपर, जिसे इजरायली कंपनी एविट और ब्रिटेन की थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्बागांव, जहाँ में हुआ है, में 1963 ईस्वी में की गई थी। इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह है कि यह केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंतर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेल्सी ब्राउन ने विश्व के प्रथम परखनली शिशु लुईस ब्राउन को जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाले
प्रथम परखनली शिशु विवादित है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम परखनली बेबी दुर्गा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को दिया, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली। 16 अगस्त 1986 को मुंबई के KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में भारत के दूसरे परखनली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत के प्रथम परखनली शिशु मानता है। इयान बिलमुट, जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में है के वैज्ञानिक थे, ने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया था। 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ था। 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। केप राउन के हॉस्पिटल क्रूटसूर में यह ऑपरेशन हुआ, जिसमें डेनिस डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वानस्की का प्रत्यारोपित किया गया। अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदामन किया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस से भरे हुए गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी वस्तु के वित्रीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। यह लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है, जिसमें वस्तु का चित्र त्रि-आयामी हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, साइबरनेटिक्स कहलाता है। यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। इसकी परिकल्पना 1949 में सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 में मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे में है। न्यूट्रॉन बॉम्ब, इस बॉम्ब की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैला सकता है। टैंकों एवं बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है। सॉल्टेड बम, नाभिकीय हथियार के अनुकूल पदार्थ को वॉल्ट व सोने के द्वारा सॉल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है। दूसरा है माइक्रोवेव बम। माइक्रोवेव बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। यहाँ तक कि वाहनों की इग्निशन प्रणालियाँ भी इसके द्वारा नष्ट हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने वाले इन बमों से कोई जानहानि नहीं होती।
या जनहानि नहीं होती। वैक्यूम बम। अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिक ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण भी किया है जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविक शस्त्रों के भंडार पर अति उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार किया जा सकेगा। इस प्रकार की शस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। एडमिरल गोरसोकोव एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यह विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। सी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में जे.एम. किल्वी ने किया था। के कंप्यूटर जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर है। इसकी गति 8.3 पेंटाफ्लॉप्स सेकंड है। सागा 220 इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर जिसे 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटर प्रयोगशाला में स्थापित किया गया। कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण कोरोनोग्राफ कहलाता है। इस उपकरण की सहायता से सूर्य में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया है जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। यह मशीन शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों का एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है। यह मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधियों पर अवश्य पड़ता है। फैक्स इसका पूरा नाम फॉर अवे जेरोक्स है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजा जा सकता है। रेवा भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। रीएजेंट यह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु किया जाता है। यह रसायन की एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में यह पता चल जाता है कि दूध प्राकृतिक है अथवा सिंथेटिक है। सीडी स्ट्रिप्स यह सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक तकनीक है। इस तकनीक के तहत मिलावट की जांच हेतु रसायन युक्त एक छोटे कागज पर एक बूंद तेल डालने के बाद यदि वह गुलाबी हो जाए तो तेल में बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाती है। सार्स रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामिक्सो वायरस के रूप में चिन्हित किया गया है जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लगातार खांसी आने और सांस में तकलीफ बने रहने के कारण रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। नेवी रैपिन वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा नेविरैपिन का विकास किया है। इस दवा की मात्र 2 खुराक से ही प्रति वर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जाती है।
अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसांटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया है। उसने बैसिलस थ्यूरीजिनियसिस यानी बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास में अंतरित किया। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर तथा सरसों के कीट प्रतिरोधी बीज तैयार किए गए हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसांटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया है। उसने बैसिलस थ्यूरीजिनियसिस बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास में अंतरित किया। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर तथा सरसों के कीट प्रतिरोधी बीज तैयार किए गए हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 ईस्वी में डॉक्टर मिलस्टोन कोल्सलर एवं जर्मे द्वारा किया गया। इस तकनीक द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया ऐसा बीज है जिसके अंकुरण से पौधे तो तैयार होते ही हैं, किंतु उनसे अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स, जिनका ईयर है 1925 टू 2013 थे, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक प्रयोगशाला में 1968 ईस्वी में इस तकनीक का आविष्कार किया था। तत्पश्चात 1978 ईस्वी में इससे के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हुआ। इसके लिए एडवर्ड्स को 2010 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों के रोगी की पहचान करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। TERLS प्रोग्राम 1974 ईस्वी में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शंस टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE प्रोग्राम अगस्त 1975 ईस्वी में अमेरिकी उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित हुआ। सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम का कार्यान्वयन इसरो तथा डाक तार विभाग ने फ्रांस, जर्मनी के सैम्फोनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से 1979 ईस्वी तक किया। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट भारत का प्रथम भू-स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेम सेल में एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की बृहद क्षमता निहित है। इससे विभिन्न रोगों के निजात में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग,
ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई देने लगी है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को इसकी तीव्रता के बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों में से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। अमेरिका के एफ लेवी को रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय है, जिसने सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में कार्बन पर आधारित तिथियों के निर्धारण की विधि की घोषणा की थी। रेडियो कार्बन का अर्थ कार्बन 14 की विघटन प्रक्रिया से संबंधित रखता है। व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को हीएनएन फिंगरप्रिंट अथवा डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों को भी पहचान की जा सकती है। डीएनए प्रोफाइलिंग के मुख्य रूप से जैविकीय नमूने की जरूरत पड़ती है। जैविकीय नमूने में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टुकड़ा, वीर, त्वचा कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थि मज्जा अथवा किसी ऊतक की कोशिकाएं शामिल की जा सकती हैं। ज्ञातव्य की डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक यालेक जेफरी ने किया था। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि वायुयान की गति तथा दिशा की क्या स्थिति है। विश्व का प्रथम ताप ऊष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कारावती में स्थापित किया गया है। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल का उत्पादन करेगा। कैसिनी नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर संलयन ऊर्जा की संभावना को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिण फ्रांस के कद्रास नगर में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान गोवा ने हिमालय में काफी ऊंचाई पर एक अनुसंधान केंद्र ध्रुवीय एक क्रायोस्फीयर रिसर्च स्थापित किया है, जिसे हिमांस कहा गया है। यह 13,500 फीट से ऊपर स्फीति, जो हिमाचल प्रदेश में है, एक सुदूर स्थान पर स्थित है। भारत का भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। सौर पार्क निर्माण जुलाई 2015 में शुरू हुआ था। तेलंगाना के पद्दापल्ली जिले में के रामागुंडम
में एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट संयंत्र विकसित किया जा रहा है। हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है तथा राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाते हुए दीव मार्च 2018 के प्रारंभ में सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। गौरतलब है कि दीव का क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है। जमीन की कमी के बावजूद लगभग 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। कुछ प्रमुख आधुनिक आविष्कार एवं आविष्कार इधर है, आविष्कारक किधर है। एलईडी निक होलोन्याग, एलईडी का निर्माण किया था निक होलोन्याग। मशीन गन जेम्स पकल। मोबाइल फोन मार्टिन कूपर। जेट इंजन फ्रैंक विल्टेले। लेसर टी.एच. मेनन। परमाणु बम जे. रॉबर्ट ओपेनहियर। प्रक्षेपास्त्र वर्नर वॉन ब्राउन। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। न्यूट्रॉन बम सेल्यूल टी. कोहन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एकर्ट एन एवं मॉसली। सुपरकंडक्टर एच. कैमरलिंग। टेलीविजन जे.एल. बेयर्ड। रडार जो आधुनिक है टेलर एवं यांग। गैस इंजन डैमलर। डीजल इंजन रुडोल्फ। कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं। संस्था मुख्यालय और मुख्य विशेषता। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और मुख्य विशेषता है इसकी जीव विज्ञान में चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के समाधान के लिए विभिन्न जांचकर्ताओं को एक साथ लाने वाले अंदाज में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखा ताकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सके। अगला है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, इसका मुख्यालय पुणे में है। इसकी विशेषता है इसे केंद्र ने अपने पीएचडी कार्यक्रमों में युवा वैज्ञानिक प्रतिभा और शोधार्थियों को बढ़ावा देने में और संरचनात्मक जीव विज्ञान स्टेम सेल जीव विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान के क्षेत्रों में काम करने में नई पहल की है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र हैदराबाद में है। यह कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों को कृषि जिन्सों के नमूने की शुद्धता जांचने का प्रदान करता है। जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में है। इस संस्थान का जोर संक्रामक रोग जीव विज्ञान जीन गतिविधियों एवं नियमन तथा ट्रांसलेशन शोध पर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में है। यह केंद्र मिर्गी और ब्रेन मैपिंग बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण में लगा हुआ है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। यह केंद्र गंभीर रोगों के जीव विज्ञान, तीव्र रोगों के जीव विज्ञान तथा रोग जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान इम्फाल में है। यह संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जैव संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग में लगा हुआ है। राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान कल्याणी में है। यह संस्थान स्वास्थ्य एवं रोगों के लिए जीनोमिक में तीव्रता लाने तथा रोगों एवं स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की जानकारी देने वाले जीनोमिक
प्रमाण तलाश में जुटा है। अगला है क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद है। यह केंद्र विविध विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में है।